नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा जनसंचार के माध्यम और अभिव्यक्ति। यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपके जनसंचार के जो माध्यम है, इसका एक टॉपिक दे रखा है। तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का। यह पहला प्रश्न संचार प्रक्रिया है, यानी संचार प्रक्रिया है। तो मित्रों, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपको बताना है कि संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक है या बहुक्रियात्मक है या सामूहिक है या अ व ब दोनों है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अपने मित्र को इशारे से बुलाना कौन सा संचार है। कि अपने मित्र को इशारे से बुलाना कौन सा संचार है। तो इसमें ये मौखिक संचार है या सांकेतिक संचार है या फिर अंतरक्रियात्मक या फिर वैयक्तिक संचार है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा सांकेतिक संचार। मित्रों, याद रखिएगा कि सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि संचार कहते किसे हैं। कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सूचनाओं, खबरों या भावनाओं या विचारों का जो आदान प्रदान होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति का अपने आप से अपनी भावनाओं को लेकर के, किसी भी घटना को लेकर के जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम संचार कहते हैं। लेकिन जैसे अपने मित्र को इशारे से बुलाना, ये कौन सा संचार है। तो ये सांकेतिक संचार है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। ढेर सारे गेट कीपर यानी द्वारपाल होते हैं। यानी किस संचार प्रक्रिया में ढेर सारे गेट कीपर होते हैं। जनसंचार में या समूह संचार में या अंतरवैयक्तिक संचार में या फिर सांकेतिक संचार में। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जनसंचार में। अगला प्रश्न, आज विशाल वर्ग किस संचार माध्यम का है। कि आज विशाल वर्ग किस संचार माध्यम का है। समाचार पत्र का या रेडियो या टीवी का या फिर इंटरनेट का या फिर टेप रिकॉर्डर का। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेडियो व टीवी का। अगला प्रश्न, पहले समाचार वाचक कौन थे। यानी सबसे पहले या पहले समाचार वाचक कौन थे। यानी धरती और देवलोक के बीच संवाद हेतु पहले समाचार वाचक कौन थे। भरत मुनि, हनुमान, देवर्षि नारद या फिर गणेश। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा देवर्षि नारद। अगला प्रश्न, प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। प्रिंट माध्यमों के माध्यम से या प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। समूह संचार या अंतरवैयक्तिक संचार या फिर सांकेतिक संचार या फिर पत्रकारिता। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा पत्रकारिता। यानी जो संचार के साधन है, यानी संचार माध्यमों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। यानी जिस प्रिंट माध्यम का मतलब है कि ऐसा संचार जिसमें कोई भी खबर या घटना या किसी भी भावना को लिख करके या छप करके जो लोगों तक पहुंचती है, उसको हम प्रिंट माध्यम कहते हैं और इसी को हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी की सारी जो साधन है ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जनसंचार में लाइव का क्या अर्थ है। जनसंचार में लाइव से क्या मतलब है या क्या आशय है। सीधा प्रसारण,
बहु प्रसारण, एकल प्रसारण या फिर लिखित प्रसारण है। तो मित्रों याद रखिएगा, लाइव से मतलब होता है कि जिस भी स्थान से अगर कोई भी घटना घटित हुई है और उस घटना को यानी घटना स्थल से सीधे दर्शकों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे हम लाइव कहते हैं। यानी किसी भी स्थान पर अगर कोई घटना घट गई और उस घटना को उसी स्थान से सीधा दर्शकों तक पहुंचाया जाता है तो उस संचार को हम लाइव कहते हैं। अगला प्रश्न है, संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये किसका कथन है? संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, विल्बर श्रेम का या फिर अज्ञेय का? तो इसका सही उत्तर होगा विल्बर श्रेम का। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में एन कोडिंग से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों ये वाले ऐसे जो प्रश्न हैं इनको आप अच्छे से याद रखिएगा कि संचार प्रक्रिया में एन कोडिंग से क्या अभिप्राय है? संदेश की भाषा से, संदेश का प्रसारण, संदेश का प्राप्त होना या संदेश को समझना? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा संदेश की भाषा। मित्रों याद रखिएगा कि संचार जो प्रक्रिया है इसके प्रमुख तत्व होते हैं यानी इसके प्रमुख जो तत्व है उनमें एक आता है एनकोडिंग। सबसे पहला जो इसका तत्व है वो स्रोत या संचार है। इसके बाद भाषा कोड जिसको कूट चिन्ह, कूटीकृत या एनकोडिंग कहते हैं। इसके बाद में संदेश आता है, फिर आता है पैनल यानी पैनल या फिर चैनल। दूसरा ये इसका ये चौथा माध्यम में पैनल, और फिर है प्राप्तकर्ता, और इसके बाद में डिकोडिंग। तो मित्रों जो संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग से हम बात करें तो ये संदेश की भाषा होती है और इसका तात्पर्य है कि यह संचार प्रक्रिया का ये दूसरा चरण है। ये वाली बात आप याद रखिएगा। और भाषा को असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड होता है। संचार प्रक्रिया में संदेश को उसी भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग कहा जाता है। यानी समाचार लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है और वह भाषा अगर प्राप्तकर्ता तक पहुंच रही है, प्राप्तकर्ता भी उसको आसानी से समझ पा रहा है, तो इस भाषा को यानी जिसको प्राप्तकर्ता भी आसानी से समझे वही भाषा एनकोडिंग कहलाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है चार शब्द से या चर धातु से या सम उपसर्ग से या फिर कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा चर धातु से। यानी संचार शब्द की जो उत्पत्ति है यह चर धातु में सम उपसर्ग जुड़ने से हुई है और चर का मतलब होता है चलना, गति करना, आगे बढ़ना। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संचार में स्रोत से क्या अभिप्राय है? संचार में स्रोत से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा यानी इसके वो जो ऑप्शन है सबसे पहले आप उन्हें देखिए, प्राप्तकर्ता, माध्यम, संदेश भेजने वाला या फिर संदेश प्राप्त करने वाला। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संदेश भेजने वाला। मित्रों याद रखिएगा कि संचार प्रक्रिया के जो तत्व है उनमें सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है स्रोत या इसको संचारक भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जो संचार स्रोत होता है उसको हम संचारक भी कहते हैं और संचारक को अपने किसी विचार को या संदेश को या भावना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाला जो होता है उसे हम संचार प्रक्रिया में स्रोत कहते हैं। तो संदेश भेजने वाला यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग। मित्रों याद रखिएगा पहले हमने पढ़ा एनकोडिंग, अब है डिकोडिंग। यानी ये एनकोडिंग से विपरीत होता है, यानी एनकोडिंग का विपरीत जो होगा वो होगा डिकोडिंग। तो संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग से क्या अभिप्राय है? संदेश में निहितार्थ को समझना, संदेश को भेजना, संदेश को प्राप्त करना या फिर संदेश
पूछना। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संदेश में निहितार्थ को समझना। यानी संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग से मतलब होता है कि प्राप्तकर्ता को जो संदेश प्राप्त हुआ है और वह उस भाषा को या जिस भाषा में वह संदेश लिखा हुआ है, अगर वह उस भाषा को समझ रहा है तो उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और मित्रों याद रखिएगा कि संदेश को प्राप्त करने वाला जो होता है उसको हम रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश में या संदेश के निहित अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की। और इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन संकेत चिन्हों को या फिर चिन्हों और संकेतों को से अर्थ निकालता है। इसलिए संचारक और प्राप्तकर्ता का उस कोड से परिचित होना अनिवार्य है। कौन से कोड से? डिकोडिंग वाले कोड से। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संचार में बाधक है, यानी संचार में बाधक है, यानी संचार जो प्रक्रिया होती है इसके जो प्रमुख तत्व उसमें कौन सा, इनमें से जो दे रखा है इनमें कौन सा ऐसा तत्व है जो बाधक है? शोर या नॉइज, पैनल, फीडबैक या फिर कूट वाचन। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा शोर। और शोर को नॉइज भी कहते हैं। यानी वास्तविक जीवन में जैसे कभी कभी संचार प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से नहीं चल पाती, उसमें कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और इन बाधाओं को संचार प्रक्रिया में क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। और ये शोर है, इसको हम नॉइज भी कहते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रार्थना पूजा कौन सा संचार है? कि प्रार्थना पूजा कौन सा संचार है? ये अंतर्वैयक्तिक संचार है या अंतर्वैयक्तिक संचार है या फिर समूह संचार है या फिर जन संचार है? मित्रों संचार के जो प्रकार हैं, यानी संचार प्रक्रिया में हमने संचारों के प्रकार देखो। एक तो अंतर्वैयक्तिक संचार हो गया, दूसरा अंतर्वैयक्तिक संचार हो गया, तीसरा होता है समूह संचार और चौथा होता है जन संचार। तो प्रार्थना पूजा कौन सा संचार है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक संचार। और मित्रों इसे आप अब अच्छे से समझिएगा कि अंतर्वैयक्तिक संचार कौन सा होता है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है और इसे अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार भी कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति, जैसे हम प्रार्थना करेंगे तो हम अपने आप में ही प्रार्थना करने वाले रह जाएंगे और ये प्राप्तकर्ता भी खुद ही हो जाएगा और संचारक भी खुद ही होगा। मित्रों और संचार पूजा और प्रार्थना के अलावा जैसे इबादत, चिंतन है, मनन है आदि भी अंतर्वैयक्तिक संचार के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न, संचार प्रतिक्रिया यानी फीडबैक कौन से संचार में मिलती है? यानी शीघ्र प्रतिक्रिया जिसको फीडबैक भी कहा जाता है कौन से संचार में मिलती है? समूह संचार में। यानी जो शीघ्र प्रतिक्रिया कौन से संचार में मिलती है? समूह संचार में, अंतर्वैयक्तिक संचार में या अंतर्वैयक्तिक संचार में या फिर जन संचार में। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर ब ऑप्शन यानी अंतर्वैयक्तिक संचार में। मित्रों याद रखिएगा कि शीघ्र जो प्रतिक्रिया होती है, फीडबैक जो होता है वो अंतर्वैयक्तिक संचार में शीघ्रता से मिलता है। और अब आप इसे समझिएगा अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? जब दो व्यक्ति परस्पर आमने सामने बैठ करके संवाद करते हैं, इसे हम अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। और इस संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। हम जैसे किसी सामने वाले को कोई बात कहेंगे, वो सुनेगा, तुरंत हमें उसका जवाब देगा, तो हमें फीडबैक तुरंत प्राप्त हो गया। और मित्रों इस संचार के जरिए मनुष्य आपसी संबंध विकसित करते हैं, ये वाली बात आप याद रखिएगा। और अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। संचार का ये रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है, ये वाली बात भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्वैयक्तिक संचार की विशेषता है। तो फिर ये आपसे प्रश्न, और नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में इसी संचार की आवश्यकता
पड़ती है। ये वाली बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू की जो संचार प्रक्रिया है वो किस में रखी जाएगी, समूह संचार में, अंतर्व्यक्तिक संचार में, या अंतर्वैयक्तिक में, या जन संचार में। तो फिर सही उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक संचार में। अगला प्रश्न, संचार और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। यानी संचार और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। यानी इनमें से कौन सी संचार की प्रक्रिया है जिसमें संचारक और जो प्राप्तकर्ता है, यानी संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच कोई संबंध नहीं होता। समूह संचार में, जन संचार में, अंतर्वैयक्तिक संचार में, या फिर अंतःवैयक्तिक संचार में। तो इसका सही उत्तर हो वह ऑप्शन जन संचार में। और मित्रों, जन संचार को आप समझिएगा कि जन संचार, इसको हम मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण आखिरी प्रकार है ये, जब व्यक्तियों के एक विशाल समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी मुद्रित या तकनीकी या फिर यांत्रिक माध्यम के जरिए अगर संवाद किया जाता है तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगणित यानी अनेक लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, और इसके लिए हमें उपकरण या माध्यमों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। तो संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच जनसंचार में कोई सीधा संबंध नहीं होता। अगला प्रश्न, औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है। यानी औपचारिक संगठन की जरूरत किस संचार प्रक्रिया में पड़ती है? तो जन संचार में, या समूह संचार में, या अंतर्वैयक्तिक संचार में, या फिर अंतर्वैयक्तिक में। तो इसका सही उत्तर होगा जन संचार में। अगला प्रश्न, किस संचार माध्यम में एजेंडा तय किया जाता है? किस संचार माध्यम में एजेंडा तय किया जाता है? समूह संचार में, लिखित संचार में, जन संचार में, या फिर मौखिक संचार में? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जन संचार में। यानी जो जन संचार है इसमें हमें यानी किसी भी प्रकार की अगर कोई खबरें एक लोगों से दूसरे यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच पहुंचाने, तो इसके लिए पहले हमें एजेंडा तैयार करना पड़ता है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक समाज में सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखी जाती है। यानी लोकतंत्र समाज में सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी कौन से संचार में रखी जाती है? जन संचार में, समूह संचार में, सांकेतिक संचार में, या फिर मौखिक संचार में? तो इसका सही उत्तर होगा जन संचार में। अगला प्रश्न, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने, या थॉमस अल्वा एडिसन ने, या फिर ग्राहम बेल ने, या फिर दादा साहेब फाल्के ने? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। यानी सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अब बात करें हम सिनेमा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहला तथ्य तो याद रखिएगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने सिनेमा का आविष्कार किया, और विश्व की अगर पहली फिल्म की बात करें तो इसका नाम है द अराइवल ऑफ ट्रेन, जो फ्रांस में 1894 में बनाई गई थी। और मित्रों, भारत में सबसे पहली मूक फिल्म की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनाई गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारतवर्ष की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? निशांत, अंकुर, आलम आरा, या फिर पथेर पांचाली? तो इसका सही उत्तर होगा आलम आरा। मित्रों, याद रखिएगा कि भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनी थी, और
इसके जो निदेशक थे वो दादा साहेब फाल्के थे और भारत की पहली बोलती फिल्म है, इसका नाम है आलम आरा, जो 1931 में बनी थी। इसकी तिथि भी आप याद रखिएगा। और मित्रों याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश भी भारत ही है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन के साई लुन ने, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने, इटली के मार्कोनी ने या फ्रांस के इंजीनियर ने? तो मित्रों याद रखिएगा कि कागज का आविष्कार चीन के साई लुन ने किया था, यानी सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र में डेडलाइन से अर्थ लिया जाता है। समाचार पत्र में डेडलाइन से अर्थ लिया जाता है, यानी समाचार जो प्रक्रिया है इसमें डेडलाइन से क्या मतलब है? समय सीमा, घटना, सीधी बात या फिर टकराव? तो इसका सही उत्तर होगा समय सीमा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, यानी पहले ऑप्शन देखिए, पत्रकारिता, जनता, चुनाव या फिर समाचार को। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा पत्रकारिता, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। अगला प्रश्न, अखबार की आवाज़ किसे कहा जाता है? अखबार की आवाज़ किसे कहा जाता है? संपादन को, संपादकीय लेख को या फिर निष्पक्षता को या फिर संतुलन को? तो इसका सही उत्तर होगा संपादकीय लेख को। मित्रों अखबार की आवाज़ संपादकीय लेख को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस संचार प्रक्रिया में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है? यानी किस संचार प्रक्रिया में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है? जनसंचार में, समूह संचार में, अंतर्व्यक्तिक संचार में या फिर अंतर्व्यक्तिक संचार में? तो इसका सही उत्तर होगा जनसंचार में। मित्रों जनसंचार की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो फीडबैक होता है वो तुरंत प्राप्त नहीं होता। समूह संचार में जैसे सभा हो रही है, समिति हो रही है, तो यहाँ पर वक्ता और सामने हो गए श्रोता, तो यहाँ पर फीडबैक तुरंत प्राप्त होगा। अंतर्व्यक्तिक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अगर संवाद हो रहा है तो यहाँ पर भी फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है, और अंतर्व्यक्ति में भी तुरंत होता है, लेकिन जो जनसंचार है इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। अब बात करें अगले प्रश्न की, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर का क्या कार्य है? यानी संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता का क्या कार्य है? फीडबैक यानी प्रतिक्रिया देना, संदेश बनाना, माध्यम बनाना या फिर शोर उत्पन्न करना? तो इसका सही उत्तर होगा, यानी संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर का जो कार्य होता है वो फीडबैक यानी प्रतिक्रिया देना। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सरस्वती, प्रजा हितैषी, उदंड मार्तंड या फिर केसरी? तो इसका सही उत्तर होगा उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? 1936 में, 1946 में, 1926 या फिर 1937 में? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। यानी याद रखिएगा रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। सबसे पहला प्रश्न तो बनेगा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। कब किया? 1895 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिएगा ये इटली के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और शुरुआती रेडियो स्टेशन की बात करें तो 1892 में अमेरिका शहर पिट्सबर्ग में, और ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई। और मित्रों याद रखिएगा कि आज़ादी के समय भारत में 9 रेडियो स्टेशन खुले थे। यानी आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि आज़ादी के समय भारत में कितने रेडियो स्टेशन थे? 9
जिसमें लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर, ये ये रेडियो स्टेशन थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत कब हुई, यानी एफएम की शुरुआत कब की गई? 1992, 1994, 1993 और 1995। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 1993 में, यानी एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत 1993 में हुई। और एफएम मॉड्यूलेशन यानी स्व परिवर्तन उतार चढ़ाव, और मित्रों इसकी शुरुआत है ना 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अद्भुत शक्ति किसे कहा था? कि महात्मा गांधी ने अद्भुत शक्ति किसे कहा था? टेलीविज़न को, रेडियो को, समाचार पत्र को या फिर खबर को? तो इसका सही उत्तर होगा रेडियो को, यानी महात्मा गांधी ने अद्भुत शक्ति रेडियो को कहा था। अगला प्रश्न, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को द्वारा या फिल्म विकास बोर्ड के द्वारा या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को द्वारा यानी की गई थी। लेकिन सबसे पहले आप अब समझिएगा कि टेलीविज़न एक यांत्रिक और श्रव्य दृश्य माध्यम है, और इसका जो आविष्कार है J.L. बेयर ने किया, जो ब्रिटेन के निवासी थे। और मित्रों अगर हम देखें कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को, ये तिथि आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में विधिवत टीवी सेवा कब शुरू हुई, तो 1965 में। और मित्रों याद रखिएगा कि 1975 तक भारत में कुल 7 टीवी सेंटर थे। और अगर हम पढ़ें कि जो टेलीविज़न है इसका नाम दूरदर्शन कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1976 इसका नाम बदल दिया गया। और दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार को कहते हैं, यानी निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को कहते हैं अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार या स्वतंत्र पत्रकार या फिर अ व ब दोनों। यानी जो निश्चित मानदेय पर काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं उसे कौन सा पत्रकार कहा जाता है? तो मित्रों एक तो बात याद रखिएगा कि जो पत्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं, अंशकालिक, पूर्णकालिक और एक होता है स्वतंत्र पत्रकार। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंशकालिक पत्रकार, यानी निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाला जो पत्रकार होता है उसे अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। निम्न में से समाचार लेखन की शैली कौन सी है? निम्न में से समाचार लेखन की शैली कौन सी है? सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, लंबा पिरामिड या अ व ब दोनों? तो मित्रों याद रखिएगा कि समाचार लेखन की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड होती है, यानी समाचार लेखन की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड आकार की होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो खबर होती है उसको हम इंट्रो कहते हैं, इसके बाद इसके कम महत्व की जो खबर होती है उसको हम बॉडी कहते हैं, और अंत में सबसे कम महत्व की जो खबर होती है उसको हम समापन कहते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। निम्न में से उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है। निम्न में से उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है इंट्रो, बॉडी, समापन या क्लाइमेक्स है। तो मित्रों इसकी चर्चा तो हमने पहले वाले प्रश्न में भी कर ली, तो इसका सही उत्तर होगा क्लाइमेक्स। यानी उल्टा पिरामिड जो शैली होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट यानी उल्टा पिरामिड शैली ये इस प्रकार की होती है, यानी उल्टा त्रिभुज होता है एक प्रकार से। और ये जो शैली है इसका जो शुरू का भाग होता है उसको हम इंट्रो कहते हैं,
दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बॉडी या निकाय कहते हैं, और तीसरा भाग जो होता है उसको हम समापन कहते हैं, और इंट्रो को मुखड़ा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, समाचार लेखन में कितने ककार प्रयुक्त होते हैं? समाचार लेखन में कितने ककार प्रयुक्त होते हैं? तो मित्रों 6 ककार, 5 ककार, 3 ककार या फिर 4 ककार। तो इसका सही उत्तर होगा समाचार लेखन में 6 ककार प्रयुक्त होते हैं। और मित्रों अगर हम चर्चा करें कि ये 6 ककार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है वो है क्या, इसके बाद आ जाएगा कौन, फिर है कब, इसके बाद है कहाँ, और फिर है कैसे, और इसके बाद है क्यों। तो मित्रों यानी जो 6 ककार है इसमें जो 4 ककार होते हैं क्या, कौन, कब, कहाँ, ये तो होते हैं सूचना, आंकड़ों या तथ्यों पर आधारित, और जो कैसे और क्यों है ये विवरण और व्याख्या विश्लेषण से आधारित होते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, पक्षधर पत्रकारिता को कहा जाता है, यानी पक्षधर पत्रकारिता को कहा जाता है वॉचडॉग पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता। तो इसका सही उत्तर हो एडवोकेसी पत्रकारिता, यानी जो पक्षधर पत्रकारिता है इसे एडवोकेसी पत्रकारिता भी कहते हैं। तो मित्रों अब शुरू से समझिए वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होती है। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता एवं समाचार में मीडिया द्वारा सरकार के जो कामकाजों पर निगरानी रखने का कार्य तथा अगर कहीं पर भी गड़बड़ी पाई जाए तो उसका पर्दाफाश जहां जिस पत्रकारिता में किया जाता है उसको कहा जाता है वॉचडॉग पत्रकारिता। सीधा सा समझिए सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना, कहीं गड़बड़ी पाई जाए तो उसका पर्दाफाश करना, वॉचडॉग पत्रकारिता। और मित्रों वैकल्पिक पत्रकारिता की बात करें तो व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, और इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प जो सामने लाए और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करे उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता की हम बात करें तो किसी खास विचारधारा या कोई मुद्दा या फिर उद्देश्य को उठाकर जब कोई समाचार संगठन उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं, यानी इसमें कोई भी मुद्दा है, कोई भी घटना है और उस घटना को या उस मुद्दे को उठा करके लोगों का अगर बहुमत प्राप्त किया जाता है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। और मित्रों अब हम 3 पेज की बात करें तो यानी पेज 3 की अगर हम चर्चा करें तो इससे मतलब है सामान्यतः समाचार के तीसरे पृष्ठ पर फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिल और जाने माने लोगों के जीवन के बारे में बताया जाता है। यही पेज 3 पत्रकारिता होती है, यानी जो जाने माने जो लोग होते हैं, कोई भी नेता लोग जो होते हैं उनकी पार्टियां, अमीरों लोगों की जो पार्टियां, महफिल वगैरह जो होती है उसको अगर उसकी खबर बना करके जो छापी जाती है वो पेज 3 के अंतर्गत आती है और ये अखबार के तीसरे पृष्ठ पर छापी जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, संपादकीय पत्रकारिता किसके अंतर्गत आती है? संपादकीय पत्रकारिता किसके अंतर्गत आती है? वॉचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता या एडवोकेसी या खोजपरक पत्रकारिता। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यानी संपादकीय नहीं, संसदीय पत्रकारिता। मित्रों इसे आप सुधार लीजिएगा कि संसदीय पत्रकारिता किसके अंतर्गत आती है, यानी ये वॉचडॉग, विशेषीकृत, एडवोकेसी या खोजपरक पत्रकारिता। तो संसदीय जो पत्रकारिता है ये विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
सरकार की गड़बड़ी का पर्दाफाश किस पत्रकारिता में किया जाता है? यानी सरकार के काम काजों पर निगरानी रखना और कहीं पर गड़बड़ी पाई जाए तो उसका पर्दाफाश करना किस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है? वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता या फिर विशेषी पत्रकारिता। तो इसका सही उत्तर होगा वॉचडॉग पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, तत्काल और कम से कम शब्दों में जो न्यूज प्रस्तुत की जाती है उसे कहा जाता है। यानी तत्काल और कम से कम शब्दों में जो न्यूज प्रस्तुत की जाती है उसे कहा जाता है। यानी उसे कौन सा समाचार कहा जाता है? बाइट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव न्यूज या पैकेज न्यूज। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रेकिंग न्यूज। यानी तत्काल और कम से कम शब्दों में जो न्यूज प्रस्तुत की जाती है उसे ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, संचार प्रक्रिया में नेट साउंड से क्या अभिप्राय है? संचार प्रक्रिया में नेट साउंड से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक साउंड, बाइट, विजुअल या ड्राई एंकर है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक आवाज़। अब मित्रों बाइट से मतलब समझिएगा कि किसी भी घटना स्थल पर अगर कोई घटना हो गई और वहाँ पर उपस्थित जो लोग होते हैं उनकी बात दर्शकों तक पहुँचाना उसको हम बाइट कहते हैं। बाइट का मतलब होता है कथन, यानी घटना स्थल पर मौजूद लोगों के कथन दर्शकों तक पहुँचाने को हम बाइट कहते हैं। विजुअल का मतलब होता है दृश्य। अरे घटना स्थल पर जो भी जितने भी लोग हैं उस घटना को का जो दृश्य है वो लोगों तक पहुंचाना उसको विजुअल कहते हैं। ड्राई एंकर की बात करें तो जब तक घटना स्थल से प्राप्त जितने भी चित्र लोगों तक यानी प्राप्त नहीं होते तब तक जो समाचार वादक है वो केवल सीधे खबर ही लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसको हम ड्राई एंकर कहते हैं। दृश्य आधारित खबरों को एंकर द्वारा पढ़ना क्या कहलाता है? दृश्य आधारित खबरों को एंकर द्वारा पढ़ना क्या कहलाता है? एंकर विजुअल, एंकर बाइट, ड्राई एंकर या फ्लैश न्यूज। तो इसका सही उत्तर होगा एंकर विजुअल। विजुअल का मतलब होता है दृश्य, एंकर यानी बोलने वाला, यानी जो समाचार बोलने वाला है, समाचार बताने वाला जो व्यक्ति है। अगर दृश्य यानी समाचारों के साथ साथ हमें दृश्य भी दिखा रहा है तो उसको हम एंकर विजुअल कहेंगे। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा दौर। यानी पहला दौर 1993 से 2002 तक और दूसरा दौर है ये 2003 से लेकर के अब तक। अगला प्रश्न है, भुगतान के बाद देखी जाने वाली साइट कौन सी है? भुगतान के बाद देखी जाने वाली साइट कौन सी है? पायनियर, इंडिया टुडे, जी न्यूज या आउटलुक। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा इंडिया टुडे। यानी इंडिया टुडे एक ऐसा अखबार है या ऐसी साइट है जिस पर पहले भुगतान करना पड़ता है, इसके बाद ही हम उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध अखबार कौन सा है? सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध अखबार कौन सा है? अनुभूति, अभिव्यक्ति, सराय या प्रभा साक्षी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा प्रभा साक्षी। अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में गंभीर वेब पत्रकारिता कर रही है। यानी सच्चे अर्थों में गंभीर वेब पत्रकारिता कौन सी जो साइट है वो कर रही है? Rediff.com, तहलका, नई दुनिया या फिर राष्ट्रीय सहारा। तो इसका सही उत्तर होगा Rediff.com। अगला प्रश्न है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? हिंदुस्तान को, तहलका.com को, राष्ट्रीय सहारा या फिर हिंदी नेस्ट। तो इसका सही उत्तर होगा तहलका.com को। तो मित्रों बात करें अगले प्रश्न की,
समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है? समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है? बॉडी, निकाय, इंट्रो या फिर लाइव? तो इसका सही उत्तर होगा इंट्रो। और मित्रों, इंट्रो को मुखड़ा भी कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।